बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम शहर के किसी ऐसे चिकित्सक को आपकी अदालत में पेश करते हैं जो अपनी विभिन्न आयामों के अंदर, चिकित्सा शास्त्र के अंदर अपनी स्थापित नाम के साथ में आपके सामने आते हैं। आज जिस महान चिकित्सक को हम आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं वो शहर के जाने माने न्यूरो सर्जन हैं और आप मित्तल हॉस्पिटल के अंदर कार्यरत हैं। मैं प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगा कि दर्शकों से आप रूबरू होकर बहुत आसान शब्दों के अंदर अपने बारे में, अपने विषय के बारे में जानकारी दें। तो सबसे पहले तो आप कहाँ से आपने एजुकेशन ली, कहाँ के आप रहने वाले हैं, कहाँ से किस किस तरीके से आप अजमेर जुड़ गए आकर? जी सर। जी, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन इन मित्तल हॉस्पिटल। मैंने अपनी MBBS की डिग्री SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से प्राप्त की। उसके बाद मैंने अपनी स्नातकोत्तर PG की डिग्री JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से की, जनरल सर्जरी में। उसके बाद फिर मैं अपनी MCH की डिग्री न्यूरो सर्जरी में BHU हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी से प्राप्त की। उसके बाद 2 साल करीबन मैंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सफदरजंग हॉस्पिटल इन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में काम किया, दिल्ली। उसके बाद फिर मैंने JLN हॉस्पिटल ज्वाइन किया, करीबन 2 साल वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी के पद पर काम किया और उसके बाद अब मैंने अपनी सेवाएँ मित्तल हॉस्पिटल में देना स्टार्ट किया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आम आदमी की, जो न्यूरो क्या चीज़ है? क्योंकि आदमी सोचता है हार्ट का समझ में आ जाता है कि हार्ट है, किडनी, डॉक्टर्स, हर चीज़ के विषय के जो डॉक्टर, न्यूरो के अंदर बहुत कम लोग जान पाते हैं कि न्यूरो सर्जन क्या है, न्यूरो सर्जरी क्या है या न्यूरो फिजिशियन क्या है। तो न्यूरो एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो किस चीज़ से? जी, न्यूरो का मतलब अधिकतर लोग समझते हैं कि केवल ब्रेन इंक्लूड करते हैं, यस, यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, यानी बॉडी की हर स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन से बनी हुई है वो न्यूरो में काम आती है। इसमें ब्रेन आता है और आपका स्पाइन आता है, चाहे वो गर्दन का हो, चाहे कमर का हो, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की नस, वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। इनसे जुड़े सारे रोग जो कि गर्दन और कमर की नस से और ब्रेन से रिलेटेड होते हैं वो सब न्यूरो में आते हैं। अच्छा, तो न्यूरो सर्जन, दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब प्रवीण गुप्ता ने आपको बताया कि न्यूरो कोई एक दिमाग का नहीं है कि अपन कहते हैं न्यूरो सर्जन, तो न्यूरो सर्जन का मतलब सिर्फ दिमाग की सर्जरी करने वाले डॉक्टर नहीं है। वो शरीर के वो हिस्से जो न्यूरो मतलब दिमाग के मनोमस्तिष्क से जुड़ते हैं, उनकी वो नसें जो उसको दिमाग से जुड़ती हैं और वो न्यूरो के अंदर आती हैं। एक डॉक्टर साहब, सवाल आम आदमी में ये उठता, न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन में क्या अंतर है? जी, वैसे तो न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन दोनों ही चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए जैसे ब्रेन ट्यूमर हुआ या स्पाइन में कंप्रेशन हुआ, तो उसके लिए जो पेशेंट्स को है वो न्यूरो सर्जन से सलाह लेनी पड़ती है। न्यूरो फिजिशियन आपको मेडिकली ट्रीट करते हैं एंड न्यूरो सर्जन आपको सर्जिकली भी ट्रीट करते हैं साथ में, मेडिकल के साथ। अपन इसको आसान शब्दों में कहें डॉक्टर साहब, तो ये भी कह सकते हैं कि जब जो आपका जो दिमागी या जो भी न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स है, अगर दवाइयों से ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसी जटिल समस्याएं जब आ जाती हैं तो और उनको ऐसा लगता है कि इसका शल्य चिकित्सा के अलावा कोई उपचार नहीं हो सकता, तो वो न्यूरो सर्जरी हो जाती है। न्यूरो सर्जरी के पास आना, वरना न्यूरो फिजिशियन आमतौर पर। अच्छा, अब आप बताएंगे न्यूरो फिजिशियन कौन कौन से रोग तक ठीक कर सकते हैं और न्यूरो सर्जन कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे किसी पेशेंट को लकवा मार जाता है, अगर वो लकवा ठीक है, ब्रेन में प्रेशर, एक तरफ का पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन ये वो अगर ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है उसके कारण से, या पेशेंट की कंडीशन ठीक है, पेशेंट होश में है, बिल्कुल डिटोरेट नहीं हुआ है, तो उसको फिजिशियन ट्रीट कर देता है। मिर्गी हुआ, मिर्गी के दौरे हुआ, अगर उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो फिजिशियन ट्रीट कर देता है। लेकिन अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है उसके कारण से, या फिर मिर्गी के दौरे किसी ट्यूमर के कारण या किसी गिठान के कारण पड़ रहे हैं, तो उसको फिर न्यूरोसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। ये होता क्यों है, मतलब ये रोग होता कैसे है? जैसे न्यूरो फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, पैरालिटिक अटैक हो जाता है, या कभी कभी मतलब आदमी का सुन्न हो जाता है कोई हिस्सा, तो ये होते क्यों हैं? एक्चुअली ये होते हैं मेनली जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई ब्रेन को कम हो जाती है, क्योंकि उनमें अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है उन नसों में जो कि
खून की सप्लाई करती है ब्रेन को। तो इसके कारण से ब्रेन का एक हिस्सा काला पड़ जाता है, उसी वजह से हमें पैरालिसिस वगैरह। तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात होती है कि हम न्यूरो के कोई मरीज बन रहे हैं, इसके लिए हमें कैसे मालूम चले कि हम ये मामला न्यूरो का आ गया है? तो ऐसे कोई लक्षण जिससे हमारे शरीर में वो पैदा होते हैं और इससे हमें लगता है कि हमें न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए, फिर न्यूरो फिजिशियन ही तो न्यूरो सर्जन के पास भेजते हैं। तो वो क्या क्या लक्षण? सभी लक्षण, अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड है, आपको कंटिन्यूस सिर दर्द रह रहा है, आपको साथ में नोज़िया, उल्टी वगैरह हो रही है, या मेडिसिन लेने पर भी सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको फिजिशियन या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर कमर और गर्दन में दर्द है, वो कंटिन्यूस बना हुआ है, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह से ठीक नहीं हो रहा है, हाथों में सूनापन या हाथों में झंझनाहट आ रही है, या हाथ पैरों में कोई कमजोरी आ रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्टेड हो रही है, तो आपको डेफिनेटली न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन से जाके कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पास आने से बचा जा सके? ऐसा कोई हो सकता है कि लाइफ स्टाइल अगर आपकी बदल दें आप, और ऐसी कोई वो आए तो ऐसी न्यूरो की प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए मतलब आए ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसा है? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं तो मेनली ऑफिस में या कहीं भी आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम करते हो, तो आपको गर्दन या कमर को झुका के रखना पड़ता है जी। आप जितना कमर और गर्दन को झुका कर रखेंगे लंबे समय तक, तो आपके गर्दन या कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा जी। तो उसी से बचने के लिए, या कई पेशेंट्स होते हैं आप बेड पे लेटते समय बिल्कुल सॉफ्ट नरम गद्दे का यूज़ लेते हैं, या 2 या 3 तकिए का यूज़ लेते हैं, तो उसके कारण से गर्दन और कमर दोनों अत्यधिक फ्लेक्स हो जाती है। मतलब फ्लेक्सन कंडीशन में रखने से गर्दन और कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है और नसें दबना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी कारण से अगर हमें बिल्कुल पतला तकिया यूज़ लें, और लैपटॉप या डेस्कटॉप को अपनी आइज़ के एंगल पे रखना चाहिए, बिल्कुल आइज़ और उसका एंगल मैक्सिमम आप गर्दन को 30 डिग्री फ्लेक्स कर सकते हैं, 30 to 40 डिग्री। उससे ज़्यादा फ्लेक्स करने पे आपको गर्दन में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसी समय और हैवी वेट लिफ्टिंग हुआ, या आजकल मोटापा बहुत बढ़ रहा है, हमारे शरीर का सारा वेट जो है वो स्पाइन पर ही पड़ता है, तो जितना ज़्यादा वेट इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी स्पाइंस की। हाँ, तो दोस्तों आपने ये महसूस किया, आपने नोट कर लीजिएगा इस बात को, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का कहना है कि यदि आप ऐसे गद्दे पर सोते हैं जिस गद्दे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, गद्दा ऐसा जो आपकी कमर को यूँ टेढ़ा कर देता है, आपके वेट, क्योंकि आपका वेट सबसे ज़्यादा आपके हिप्स और यही होता है, तो हिप्स का पोर्शन जो है गद्दे के अंदर जब धसेगा तो आप एक इंद्रधनुष की तरह सो जाएंगे। और जब आप ज़्यादा दिन इंद्रधनुष की तरह सोएंगे, आप बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, वहाँ एक आध दिन अच्छा लगता है आपको सोते हुए कि बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार गद्दा, लेकिन ये गद्दा आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत खतरनाक है। तो ऐसे गद्दों से बचें। पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि आदमी है ना तख्ते पर सोया करते थे, बाकायदा दरी बिछा के तख्ते पर सोया करते थे, उससे उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो एक प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब ने बताई कि आप ऐसे गद्दों से बचें। दूसरा बताया तकिए, बहुत सारे लोग बाग होते हैं 2-2 तकिए सिर के नीचे लगा लेते हैं, एक हाथ के नीचे लगा लेते हैं, एक पैर के नीचे लगा लेते हैं, और ऐसा लगता है जैसे तकियों पर ही सो रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ है तो आप बचें। आप तकिया जितना पतला लगाएंगे, डॉक्टर साहब का कहना है कि पतले तकिए से आपका, पर इतना ही तकिया लगाएं कि आपकी गर्दन और आपकी जो आपका जो गर्दन और सिर का हिस्सा है वो बीच में से बराबर हो जाए। बस यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो बस आप वो करें तो ये हो जाएगा। एक बात उन्होंने बहुत सावधानी बरतने की कही है कि अगर आप उस पर लैपटॉप पर काम करते हैं, या आप लैपटॉप पे काम नहीं करते, आप मोबाइल में भी काम करते हैं, और आजकल तो ये दिन रात मोबाइल का ऐसा रोग लग गया है, छोटे छोटे बच्चों को रोग लग गया है, आदमी ना दिन भर बच्चे भी ना छोटे छोटे ले लेके बैठे रहते हैं। तो दोस्तों ये स्पाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ये न्यूरो सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूरो फिजिशियन के पास जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आप मोबाइल को अगर रखें, जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत सावधानी बताई, ऐसा नहीं है कि आप ना करें, आपका काम है रोज़मर्रा का बैठने का, सिटिंग है आपकी, आप करें, अपने सारे काम करें, लेकिन आप बताया कि एंगल जो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, वो एंगल अपना बिल्कुल सीधा रखें। तो अब जैसे लैपटॉप को तो आप ऊपर रख लेंगे, चलिए हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है लैपटॉप पर मदरबोर्ड जो होता है, जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड है, इसको आजकल ऐसा डिटैचेबल आ गए हैं कि आप लैपटॉप अलग रखें और ये मदरबोर्ड अलग रखें, तो वो ऊपर रख दें, मदरबोर्ड नीचे रखा है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं, एक ही काम। मोबाइल के लोग बाग मोबाइल के अंदर भी आजकल स्टैंड आने लग गए हैं, तो मोबाइल का स्टैंड आप ऊपर रख लीजिएगा और आप उससे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक आपने बताया। अब मैं ये डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि गर्दन और कमर
जी ये गर्दन और कमर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो इससे मतलब ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं जो गर्दन और कमर को के लिए अच्छा हो सकता है, जिससे कि हम बच सकें? जी मेनली गर्दन और कमर के लिए हम एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हैं। वैसे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पूरी एक्सरसाइज समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आपको इसके लिए करना है, कमर के लिए करना है, तो उल्टा पेट के बल लेट के सिर और चेस्ट को ऊपर करिए, ओके, फिर नीचे करिए, फिर दोनों पैर ऊपर करिए। इसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। इससे आपको कमर दर्द में काफ़ी रिलीफ होगा। साथ ही गर्दन के लिए आप पीछे हाथ ऐसे रख के सर को पीछे धक्का दीजिए और हाथ से रोकिए। अच्छा, ऐसे दोनों प्रेशर अलग अलग डायरेक्शन में। अच्छा, ठीक है। हाथ से प्रेशर आगे की तरफ और सिर का प्रेशर पीछे की तरफ, आगे की तरफ प्रेशर यूं? दीजिए, हाथ से रोकिए। दोनों अगेंस्ट डायरेक्शन में आपको प्रेस करना है। ओके। तो ये गर्दन के लिए एक्सरसाइज है। एक वो बताया जाता है कि मतलब डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ बच्चे की तरह से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ना वो करते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज क्लॉकवाइज करते हैं, फिर ये वाला ये क्या है? ये भी गर्दन का है? ये भी गर्दन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत स्लो करना पड़ता है। आप सडनली आप जर्क गर्दन को नहीं दे सकते हैं। सडनली आप लेफ्ट साइड घुमाइए, आप राइट साइड घुमाइए, थोड़ा एक्सटेंशन कीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्शन कीजिए, लेकिन बहुत झटके के साथ इसको नहीं करना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप डॉक्टर साहब को समझने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ज़रा सा भी आपने ये इसमें फुर्ती दिखाई, तो ये फुर्ती आप देख रहे हैं कि चलते रास्ते यूँ कर दिया, तो ये आपके गर्दन को ले बैठेगा। तो आप बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइटली नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर साइड में, फिर ये, और फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से अपनी गर्दन को ये बहुत पेचीदा एक्सरसाइज है जिसको लोग सजेस्ट नहीं करते, लेकिन आपको सजेस्ट इसलिए कि घर बैठे ये एक्सरसाइज हो सकती है, और अगर ज़रा सी भी सावधानी बरतें तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। गर्दन और कमर की तो आपने एक्सरसाइज बता दी, और कौन कौन से न्यूरो के ऐसे जो हैं जो एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, या जिन खान पान से ठीक, खान पान का भी इस पर प्रभाव पड़ता है क्या? डेफिनेटली। जैसा मैंने बताया आपको कि मोटापा, ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। लोग बाग फैटी जंक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है, वेट की वजह से फिर स्पाइन पर प्रेशर बढ़ता है। साथ में ही लोग डायबिटिक्स वगैरह होता है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, इस वजह से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, और वही फिर आगे जाके फिर पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अजमेर के अंदर एक तो चाट पकौड़ी खाने का बड़ा शौक है। मतलब अजमेर के अंदर मैं समझता हूँ कि जितना बेसन और जितना तेल खाया जा सकता है, वो राजस्थान के अंदर क्या इंडिया में भी कहीं नहीं खाया जाता होगा। यहाँ रोज़ सुबह सुबह जो कतारें लगती हैं पकौड़े वालों के यहाँ और वो जंक फूड के यहाँ। और अब आजकल, पहले तो सिर्फ है ना तेल और ये मिर्ची बड़े और ये खाया करते थे, आजकल तो जंक फूड भी हो गया। पास्ता है, ये है, वो है, और वो डोमिनो से मंगा रहे हैं, यहाँ से मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, और बच्चों को खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं या आप ऐसे हैं तो अपने खान पान में सुधार करिएगा, क्योंकि अजमेर के अंदर मोटापा जो है वो 60% लोगों को मोटापे के शिकार हैं। 60%, 40% लोग हैं जो मेरी तरह ठीक हैं, बाकी तो 60 किलो 80 किलो का वजन अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि एक बोरी, अगर आप 80 किलो की एक बोरी को लेकर 24 घंटे आप घूमते रहें, उसी को लेके सोएं, उसी को लेके जागें, उसी को लेके सारे काम करें, तो आपके शरीर का क्या हाल होने वाला है। डॉक्टर साहब, मैं सही समझ रहा हूँ? तो वही बिल्कुल सही कह रहे हैं है ना, वही है ना। तो ये मोटापा कम कीजिए। तो मोटापा कैसे कम होगा, आप ये सवाल है। मोटापा फर्स्ट आपको डाइट को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज। अभी हम देखते हैं कि ठीक है, हमारा डाइट शेड्यूल ऐसा हो रहा है कि हम दिन का खाना आप 2-3 बजे खा रहे हैं जी, शाम का खाना आप 10-11 बजे खा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम बेड पे चले जाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करे या वॉक नहीं करते हैं, तो उसी कारण से फिर मोटापा बढ़ता जाता है हमारा। तो दोस्तों, फिर एक नई बात आ गई आपके सामने कि आप खाना खाते ही सोने की कोशिश ना करें। और अक्सर यही होता है, आदमी 2 पैग लगाता है, खाना खाता है और बिस्तर पर ही पैग लगा रहा है, बिस्तर पर ही पसर जाता है। ये ना करें। आप जल्दी खाना खाएं ताकि 1-2 घंटे का खाने का पचाने का काम हो सके। और कुछ नहीं, बाहर घूमने भी ना जाएं तो अपने कमरे के अंदर भी इतना घूम भर लें कि आपने 2 घंटे, 1-2 घंटे जो पहले खाना खाया है वो कम से कम पचने की स्थिति में तो आ जाए। इससे मोटापे से आप बचेंगे। तो मोटापे से बचना बहुत ज़रूरी है। मोटापे से अगर आप नहीं बचेंगे तो आप बाकायदा गर्दन और कमर की उससे बीमारी से, और फिर उसके बाद में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन आपके लिए होंगे। अब आप ये बताएं कि आपके मित्तल हॉस्पिटल के अंदर न्यूरो सर्जरी और न्यूरो फिजिशियन की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन की मित्तल हॉस्पिटल में लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जी। वहाँ पर हर तरह के मरीज आते हैं। वहाँ पे आप पैरालिसिस ले लीजिए, वहाँ गर्दन कमर दर्द के ले लीजिए, वहाँ ब्रेन ट्यूमर ले लीजिए, वहाँ लकवा मरीज ले लीजिए, आप सभी तरह की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। और हम सभी तरह की सर्जरी कर रहे हैं। लगभग महीने में 12-13 स्पाइन पेशेंट्स कंटिन्यू ऑपरेट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी कंडीशन इस तरह आ चुकी होती है कि वो पहले ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, पहले ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको लास्ट में ऑपरेशन का बारी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। आप किसी भी तरह का न्यूरो पेशेंट्स आइए, हम आपकी ट्रीट करेंगे। और आप अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मित्तल हॉस्पिटल के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा महंगा पड़ता है साहब इलाज, लेकिन अगर बाकी शहरों से तुलना अजमेर की जाए तो अजमेर मेरे ख्याल से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और फिर सरकारी सुविधाएं भी आजकल तो इतनी मिल रही हैं कि आदमी का ऑपरेशन इतना महंगा नहीं है। तो ऐसा ना समझे कि मित्तल हॉस्पिटल महंगा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आप अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अंदर सेल्फ मेडिटेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन करने से आदमी कभी भी और ज़्यादा परेशानी में पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि ज़रा सी गलती से आपकी वो बीमारी लाइलाज भी हो सकती है। तो न्यूरो सर्जरी के अंदर जो आपके कौन कौन से ऑपरेशंस आपके यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में होते हैं? न्यूरो सर्जरी के सभी तरह के ऑपरेशन, जैसे कोई हेड इंजरी पेशेंट आता है जी तो उसका ऑपरेशन वहाँ पे होता है। ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन यहाँ हो जाता है? डेफिनेटली। वाह, कोई शक नहीं। बहुत अच्छा। तो ब्रेन ट्यूमर का हो जाता है। और स्पाइन के सभी तरह के ऑपरेशन, चाहे वो गर्दन का हो, चाहे कमर का हो, चाहे नस का हो, किसी भी तरह की नस का हो, वो मित्तल हॉस्पिटल में होता है। बाकी की सभी तरह के इलाज, जैसे मिर्गी का इलाज हुआ, ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म में नस फट जाना होता है उसका इलाज हुआ, पैरालिसिस का इलाज हुआ, वो सभी तरह के ऑपरेशन मित्तल हॉस्पिटल में होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि मित्तल हॉस्पिटल में सारा हो रहा है। आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा रखता हो कि भाई मैं अजमेर के लोगों को ये अपील करता हूँ कि आप ये करें? तो ऐसा अगर आपसे कहा जाए, क्या आप अपील करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अजमेर के जो भी निवासी हैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें। जिस तरह के पेशेंट्स आजकल बढ़ रहे हैं, चाहे वो ब्रेन के हों चाहे स्पाइन के हों, उन सब की एक रीज़न होता है, एक कारण है उन सब का। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, तकिया बिल्कुल पतला यूज़ लें, सामने की तरफ ना झुकें ज़्यादा, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे रहें और डाइट अपनी कंट्रोल करें। डाइट में सलाद आप ज़्यादा लें और जंक फूड आप कम कर दें, तो आप काफ़ी समस्याओं से इससे बच सकेंगे। और रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे वो गर्दन की हो चाहे कमर की हो। नॉर्मल वॉक करें, अगर आपसे ज़्यादा तेज़ नहीं भागा जाता है तो आप धीरे धीरे वॉक भी कर सकते हैं। आजकल कई कार्डियक पेशेंट्स होते जा रहे हैं जिनको अगर तेज़ वॉक करते हो आप तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो आप नॉर्मल वॉक करें, आप ज़्यादा तेज़ ना भागें, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज चालू रखें। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जिन्होंने न्यूरो सर्जरी और फिजियोथेरेपी के बारे में आपको बताया और आपको आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बताया। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत लाभ हुआ होगा इस कार्यक्रम से, कि आपके पास सारी सूचनाएं मिली, आपने इस कार्यक्रम को इतना महत्व दिया, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत आसान शब्दों में आम आदमी को आगाह कर दिया कि इस बीमारी से बचा भी जा सकता है और बीमार हो जाए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे इलाज हैं। दोस्तों, आज इतना ही। कल स्वास्थ्य चर्चा में फिर बात करेंगे। धन्यवाद।